राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे भाजपा के युवा नेता से यात्रा शुरू करने वाले और आज की तारीख में पश्चिम में दिल्ली के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है संपूर्ण दिल्ली में, वहाँ रमेश नगर मंडल के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं और अपने राजनीतिक यात्रा के क्रम में इन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है। न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के विभिन्न पदों पर रहकर भाजपा की सेवा की है। तो राहुल मेहता जी का मैं आज नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत करता हूं। राहुल जी, हम आज आपसे बात करेंगे वर्तमान दिल्ली की और हम बात करेंगे भाजपा। आपने 2004 में अपने छात्र जीवन में ही आपने भाजपा के इस यात्रा में अपना योगदान देना शुरू किया और आज 2021 कोरोना के बाद का यह वर्ष, तो आप भाजपा को कहाँ पा रहे हैं? भाजपा इस समय पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हर एक मंडल में, हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में ज़मीन तक आज आपको खड़ी नजर आएगी। इसमें आप बहुत बड़ी बात आपने बताई है, जो कि भाजपा आज घर घर की पार्टी हो चुकी है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह गांव हो, चाहे वह कस्बा हो, चाहे वह महानगर हो, सब जगह भाजपा फैल चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो आज भाजपा का जो यह स्वरूप है, एक वक्त था जो भाजपा के मात्र 2 सांसद हुआ करते थे और आज भाजपा इस देश में ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके अन्य दलों के साथ भी ये चल रही है, लेकिन भाजपा के पास अपना पूर्ण बहुमत है। तो इसके लिए आप सबसे अधिक किसे श्रेय देना चाहेंगे? शुरुआत करें अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, दिल्ली की बात करें तो विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, इन सब लोगों का परिश्रम था जो आज दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। और आज के वर्तमान की बात करें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इन लोगों का सभी का परिश्रम है जो आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद लोकसभा में बैठे हैं। आज भाजपा इतना मजबूत है, आपने बताया कि भाजपा आज काफ़ी मजबूत है और 303 सीट भाजपा के पास है, उसके बावजूद पार्लियामेंट नहीं चल पाता है और मंत्री का परिचय प्रधानमंत्री जो है संसद के अंदर नहीं करवा पाते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो कि भाजपा के अंदर जो मजबूती होनी चाहिए, उन सांसदों के अंदर जो मजबूती होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है? विपक्ष की यही नीति है, यही वो करते हैं कि पार्लियामेंट को चलना नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट चलेगा तो लोगों के काम होंगे, ज़मीन पे आएंगे, बिल बनेंगे। विपक्ष वही नहीं चाहता कि पार्लियामेंट चले। आपने देखा होगा इसी मानसून पार्लियामेंट सत्र में कैसे विपक्ष के नेताओं ने, बाजवा-जी जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने कागज फाड़े और उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं उनके ऊपर फेंके। ये विपक्ष की रणनीति है कि ना लोकसभा चलेगा, ना राज्यसभा चलेगा और ना ही आम जनता के, आम जनमानस के काम होंगे। देखिए राहुल जी, हम आपसे यह बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं चूंकि आप एक युवा नेता हैं और आप
को आगे भविष्य में काफ़ी इस देश की बागडोर चुकी। आपने 2004 से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की छात्र जीवन से, और आप जिला में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, आप मंडल में कीर्तिनगर मंडल में युवा मोर्चा के आप उपाध्यक्ष रहे, फिर आप 2010 में जिला महामंत्री बने, फिर 2013 में आप प्रदेश कार्यकारिणी में आए, फिर 2013 में ही आपको जो है मंडल का महामंत्री बनाया गया भाजपा का, और 2014 में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा युवा मोर्चा में आए, और 2017 में आप राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, जो एक बहुत बड़ा पद होता है किसी भी युवा मोर्चा का, किसी भी राजनीतिक दल का, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। और 2020 में आपको रमेश नगर मंडल, जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है, जो इसे एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में मदन लाल खुराना ने अपना योगदान दिया, और यहाँ से जो भी सांसद चुने गए वो केंद्र में मंत्री रहे, और अभी भी वर्तमान में जो यहाँ से सांसद है मीनाक्षी लेखी, उन्हें इस बारी जो है सो विदेश राज्य मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में बनाया है। तो बहुत ही यह पॉलिटिकल जो है सो एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र है, और आप उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल का संगठन चलाते हैं, और आप युवा हैं। तो आखिर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप एक युवा के रूप में यह जरा देश के जो पाठक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो दर्शक है, जो आपके पार्टी के भी और अन्य दल के भी, आप ये बताइए, जो आखिर भारत की राजधानी दिल्ली में आप लगातार आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी, एक अरविंद केजरीवाल नाम का आदमी चुनाव जीता है। लोगों को लालच दे दिया, फ्री बिजली, फ्री पानी। कहाँ फ्री बिजली और कहाँ पानी मिल रहा है? कमर्शियल देखिए, कमर्शियल बिजली का रेट देखिए कहाँ जा रहा है आज। जो पहले 1200 रुपये बिल आता था, वो 4000 रुपये कमर्शियल बिल्डिंगों का बिल आ रहा है। तो ये तो झूठ ही सरकार चला रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। नहीं, ये ठीक है, अगर पहली बार अरविंद केजरीवाल ने जो है सो लोगों को गुमराह कर दिया, लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया, और दिग्भ्रमित करने के बाद जो है वो चुनाव जीत गए, लेकिन फिर दोबारा भी अरविंद केजरीवाल का आना, फिर तिवाड़ा भी अरविंद केजरीवाल का आ जाना, ये कहीं ना कहीं भाजपा दिल्ली के मतदाताओं का दिल जीतने में नाकामयाब नहीं रहा। 2015 में हम 3 विधायक थे बीजेपी के, 2020 में 8 विधायक हो गए, हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ गया। दिल्ली में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी की 2015 से ज़्यादा होगी। 2019 का नगर निगम को 17 का नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 के 7 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीती, और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हमने 5 सीटें ज़्यादा जीती पिछले चुनाव के मुकाबले, और हमारा वोट प्रतिशत भी पिछले मुकाबले 6% ज़्यादा वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब हमारी मोती नगर विधानसभा का चुनाव भी देखेंगे, मोती नगर विधानसभा में 2015 में हमें 55,000 वोट मिले थे, और 2020 के विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी के कैंडिडेट श्री सुभाष सदेवा जी को 62,000 वोट मिले थे। हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा था और हमारा वोट भी बढ़ा था। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, बहुत जल्द हम लौट करके आते हैं। आप कहीं जाए नहीं, हम फिर बात करेंगे राहुल मेहता जी से, जो इन्होंने जो कहा, जो कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में और दिल्ली में जो भाजपा की स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और
अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे युवा नेता राहुल मेहता से और वो बता रहे जो किस प्रकार से दिल्ली में इनकी पार्टी का लगातार वोट का स्तर बढ़ रहा है और मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर फिर से होने लगी है। राहुल मेहता का एक विशेष परिचय भी है जो हम आप राष्ट्रवासियों को दे दें। राहुल मेहता उषा मेहता जो रमेश नगर निगम क्षेत्र और कीर्ति नगर निगम क्षेत्र की निगम पार्षद रही हैं, वो 3 बार इस क्षेत्र से निगम पार्षद रही और दिल्ली नगर निगम के शिक्षा समिति की अध्यक्षा और वेस्ट जोन की चेयरमैन के पद पर भी रह करके पार्टी की काफ़ी सेवा उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। और रमेश मेहता उनके पति भी भाजपा के जमीन से जुड़े हुए नेता रहे मंडल में और राहुल मेहता आज एक युवा नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। इसमें आज जो देश के युवा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने अभी अभी ओलंपिक में खिलाड़ियों को जो मनोबल बढ़ाया और टोक्यो से जीतकर खिलाड़ी आए और जिस प्रकार से भारत में उनका स्वागत किया गया और खेल मंत्री के रूप में अनुराग ठाकुर को यह सब अवसर मिला, तो राहुल मेहता अनुराग ठाकुर जी से भी जुड़े रहे हैं और ये इसके साथ साथ पूनम महाजन के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो हम राहुल जी से ये जानना चाहेंगे, राहुल जी आप अनुराग ठाकुर जी के संदर्भ में और पूनम महाजन जी के संदर्भ में और आज जो वर्तमान नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का और जो दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है, तो इन सब पर आप क्या कहना चाहते हैं राष्ट्र के युवाओं से और खास कर करके अभी जो दिल्ली की स्थिति है उसके संदर्भ में यहाँ के मतदाताओं से? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलता है। मैं मंडल की इकाई से शुरू हुआ था। अनुराग जी ने मुझे 2014 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मुझ जैसे कार्यकर्ता को 2014 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। उसके बाद 2017 में मुझे पार्टी ने दोबारा राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष आदरणीय अध्यक्षा हमारी पूनम महाजन जी ने बनाया। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं और किसी पार्टी में देखिए नहीं हो सकते छोटे से कार्यकर्ता। मुझ जैसी छोटी उम्र में 2020 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मंडल का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना दिया। मेरे जितनी युवा उम्र में आज तक हमारी विधानसभा में कोई भी मंडल का अध्यक्ष नहीं हुआ। पार्टी की नीति थी कि 45 साल से नीचे उम्र वालों को ही इस बार दिल्ली में मंडल का अध्यक्ष बनाया जाएगा। हमारे अध्यक्ष दिल्ली के आदेश गुप्ता जी, संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी ने ये निर्णय लिया और मुझे ऐसा लगता है ये निर्णय देखेंगे आप आने वाले 6 महीने में नगर निगम चुनाव होगा तो इस निर्णय का बहुत फ़ायदा मिलेगा पार्टी को। पार्टी में नए युवाओं में युवा बहुत जुड़े हैं पार्टी में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग तो मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे लगता है मोदी जी का मंत्र है ना सोऊंगा ना सोने दूंगा।
आधी रात को भी भारतीय जनता पार्टी हमारे को कोई भी आदेश देती है कि हमें काम करना पड़ता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता। राहुल जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, जो कि मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने उससे एक नया शब्द दिया है, जो न सोऊंगा न सोने दूंगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है, जो कि यह एक बहुत बड़ा स्लोगन हो सकता है, जो न सोऊंगा न सोने दूंगा। तो आज दिल्ली में निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और रात में हम आज की बात करें, पीछे की बात हम न करें, हम आज की बात करें, तो रात में जिस प्रकार से बारिश हुई और आज जो पूरे दिल्ली की जो स्थिति है, जो पता ही नहीं चल रहा है, जो दिल्ली में कहीं सड़क भी है या पूरी की पूरी दिल्ली नदी बन चुकी है, और सारे जगह यातायात बाधित हैं, लोग परेशान हैं। यह भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में 15 वर्षों से निगम में भाजपा का शासन है, केंद्र में भाजपा का शासन है, और प्रदेश में आम आदमी पार्टी का शासन है, और दिल्ली की यह स्थिति है। तो आप ये बताइए, जो कि आखिर आप जनता के बीच में निगम चुनाव में कैसे जाएंगे, क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे, क्या बताएंगे, जो कि दिल्ली को हम लोगों ने इस स्तर पे पहुंचा दिया है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आज आप कह रहे हैं बारिश का मुद्दा, पहले बारिश का मुद्दा लेते हैं। आप अभी मेरे साथ अपना कैमरामैन भेजिए, पूरा हम क्षेत्र देखते हैं। एमसीडी की किसी भी गली में पानी का जल भराव नहीं है। राजा गार्डन चौक पे चलिए, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर आती है, पानी का जल भराव वहाँ पर है। एमसीडी की किसी भी सड़क में पूरी दिल्ली में कहीं भी जल भराव नहीं है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात, नगर निगम को तो अरविंद केजरीवाल ने पंगु बना दिया। आप बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने शीला दीक्षित जी का कार्यकाल भी देखा हुआ है। क्या आपने ऐसी स्थिति कभी, शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी, आपने स्थिति कभी देखी थी? मुझे नहीं लगता आपने देखी होगी। दिल्ली नगर निगम को पंगु बना दिया, पैसे दिए नहीं। आज भी 13,000 करोड़ रुपए बकाया है दिल्ली नगर निगम का केजरीवाल जी को जैसी पैसे देंगे, दिल्ली में दिल्ली के लोगों का विकास का कार्य सब दोबारा शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये है जो पंगु बनाने का उद्देश्य है केजरीवाल जी का, और मुझे लगता है वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। और मुझे नहीं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को भी उनकी निंदा करनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सवाल हम जो आपके सामने रखा है, ये सवाल ये नहीं है जो कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है या भाजपा को पंगु बनाने का काम जो है। आखिर हमने ये सवाल आपके निगम पार्षदों से भी हमने पूछा है, आपके एमएलए से भी पूछते हैं, हमने आपके प्रदेश अध्यक्ष से भी यह सवाल रखा है, आपके मेयर से भी रखा है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी रखा है, हाउस लीडर के सामने भी रखा है। यह भारत की राजधानी दिल्ली है, यह अंतर्राष्ट्रीय हब है, यहाँ संपूर्ण विश्व की एम्बेसियां जो है सो भारत की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली एकमात्र जगह है पूरे विश्व में जहाँ एक जगह संपूर्ण वर्ल्ड की एम्बेसी हो, और यह प्रदेश का मुख्यालय होने के साथ साथ, राजधानी होने के साथ साथ भारत की भी राजधानी है। अगर यहाँ इस तरीके की स्थिति बन रही है, जो सड़कों पर जल जमाव, गंदगी, जगह जगह अंधकार, ये लूट, चेन स्नैचिंग, दुर्घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं, तो क्या भारत, चूंकि आप एक युवा नेता हैं और आप राष्ट्रीय नेतृत्व से भी जुड़े रहे हैं, और आज अनुराग ठाकुर सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, पूनम महाजन जी वरिष्ठ लीडर हैं, आप उन सब के साथ काम किया है, तो यह आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है जो आप अपने सरकार को, चाहे प्रदेश में जो अध्यक्ष हैं उन तक या सेंट्रल में जो मंत्री हैं उन तक इस बात तक पहुंचाएं और कहें कि आपसी विवाद की जगह जो है दिल्ली के हित में, भारत की छवि के लिए सभी को काम करना चाहिए, जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही न हो। अगर ये हो रहा है तो कहीं यहाँ तो एलजी भी बैठे हुए हैं, आप अपने एलजी के माध्यम से इस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। कोई मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से अगर बाधित कर रहा है, निगम को पंगु बनाने का प्रयास कर रहा है,
तो एलजी इसीलिए तो है, वो जो है सो उसके बारे में रिपोर्ट दे करके सेंट्रल से पैसे ले करके और जो है सो निगम को दे। मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ परसेंटेज जो टैक्स उनको इकट्ठा होता है वो दिल्ली गवर्नमेंट को देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एमसीडी को नहीं दे सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट देता दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार देती है नगर निगम को। केजरीवाल जी पिछले 6 सालों से, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं 2015 से लेकर 2021 तक, अभी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करके पैसे दिए नगर निगम को। अगर वो समय पर पैसे देंगे तो दिल्ली के जो एमसीडी शासित विकास के कार्य हैं वो सब के सब समय पर होंगे। अब दिल्ली में पेंशन नहीं मिल रही, दिल्ली में सड़कों पर सड़कें नहीं बन रही, पार्कों की ढंग से सफाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पार्कों की इसलिए सफाई नहीं हो रही क्योंकि तनख्वाहें समय पर नहीं मिल रही। आपने जल भराव की बात की, जल भराव दिल्ली नगर निगम के किसी भी सड़क पर जल भराव नहीं हो रहा है इस समय। पीडब्ल्यूडी की सब सड़कों पर, क्यों? क्योंकि डीसिल्टिंग करी नहीं दिल्ली सरकार ने। समय पर डीसिल्टिंग करते तो ये काम ना होता। अब डीसिल्टिंग करने का कोई फायदा नहीं आएगा, वही कूड़ा वो निकालेंगे नालों में से, वही पानी में बह के वापस नालों में चला जाएगा। डीसिल्टिंग करनी चाहिए इनके 2 महीने पहले, इन्होंने करी नहीं। उसी कारण आज दिल्ली में जल भराव हो रहा है। राहुल जी, आप बात सही कर रहे हैं, हम आपके बात का समर्थन कर रहे हैं, जो कि आपका कहना सही है। हमारा ये कहना है जो यहाँ सिर्फ एक प्रदेश की सरकार नहीं है, यहाँ निगम में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, इतनी सारी एजेंसियां हैं, न्यायालय है, एलजी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर किसी भी स्तर पर कोई कोताही बरती जा रही है तो इसके लिए ढेर सारी एजेंसियां हैं, विजिलेंस है, सीबीआई है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके माध्यम से अगर कोई इस तरीके का कोताही कर रहा है जनता को परेशान करने के लिए या धन का दुरुपयोग करने के लिए, उसका मकसद कुछ और है पर्दे के पीछे, तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। और जब तक आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो निगम में हो या सेंट्रल में हो, अगर वो इस तरीके की गतिविधि नहीं करेगी तो आप जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? सवाल मेरा ये है। मैं आपके संज्ञान में लेके आऊं कि पिछले 3 वर्षों में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की दिल्ली सरकार को 3 बार फटकार लगाई है कि वो एमसीडी के पैसे जारी करें। एमसीडी के पैसे जारी नहीं कर रहे केजरीवाल जी। और आपने रही बात कानून व्यवस्था की करी थी पिछले प्रश्न में, तो आप 2014 से पहले की कानून व्यवस्था और 2014 के बाद की कानून व्यवस्था को दिल्ली को उठा लेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फर्क नजर आएगा। दिल्ली में चेन स्नैचिंग, रेप, लूटमार, ये सब जो घटनाएं होती थी उनमें भारी गिरावट आई है 2014 के बाद। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व का कारण है। हाँ, ये बात सही है जो कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है पहले के अपेक्षा अभी के वर्षों में सुधार नजर आया है। और इसके लिए अभी राकेश अस्थाना जी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में लाया गया है, जबकि उनका मात्र 4 दिन बच गया था उनके कार्यकाल समाप्त होने का। उनको 1 वर्ष का जो है सो कार्य और दे करके लाया गया है, जिसके कारण भी विवाद हो रहा है और मामला न्यायालय तक गया है। यह एक अच्छी सोच के तहत लाया गया है ताकि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने पार्टी की हकीकत और अपने पार्टी की मजबूती और आपका आगे का जो सोच है उसके बारे में आपने नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर सारी बातें रखी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेंगे। आप बने रहे नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर अन्य खबरों के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं व बेटियों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी सुरक्षा के लिए शनिवार को मिशन शक्ति के 3रे चरण की शुरुआत की। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस मिशन का आगाज किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वावलंबी, सुरक्षित तथा सशक्त नारी नए उत्तर प्रदेश की नींव है। हम इस नींव को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति का 3रा चरण शुरू कर रहे हैं। इसका पहला चरण बीते वर्ष शारदीय नवरात्र में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों में भी आयोजित हो रहा है। वहां पर भी
75 नारी शक्ति के सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज से प्रारंभ हो रहे मिशन शक्ति के तीसरे चरण को हम सभी सकारात्मक सहभागिता से सफल बनाने में सहयोग करें और एक समता मूलक समाज के निर्माण में सहभागी बने। हमारी सरकार प्रदेश की मातृ शक्ति के सर्वांगीण उन्नयन को समर्पित है। इसी के साथ कार्यक्रम मिशन शक्ति का तीसरा चरण इनको और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले मिशन शक्ति के तृतीय चरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, समारोह के मुख्य अतिथि, समारोह की विशिष्ट अतिथि और आप सभी का रक्षाबंधन के पूर्व के आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम भले ही लखनऊ में तृतीय चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में जिन 75 बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, आज की मुख्य अतिथि और प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी ने उनका यहां पर भी सम्मान किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी प्रकार की भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। अभी ये कार्यक्रम वहां पे लाइव चल रहा है। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद वहां पर भी हर जनपद की 75 ऐसी नारी शक्ति को सम्मान का एक कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में भी आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर 75 जनपदों की उन सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके कार्य से नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रदेश में एक नई दिशा मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली माताओं बहनों को शासन की उन योजनाओं की जानकारी मिल सके जिन योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में वे अक्सर वंचित रह जाती हैं। असुरक्षा का एक भाव था। जब समाज में असुरक्षा का भाव हो तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव उसके सम्मान पर भी पड़ता है, उसके स्वावलंबन पर भी पड़ता है। और आने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने असुरक्षा किस मनोवृत्ति को दूर करने के लिए बिना किसी संकोच के प्रदेश के अंदर नारी सुरक्षा का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया और यही कार्यक्रम आगे के चरणों में बढ़ता हुआ मिशन शक्ति के रूप में आगे बढ़ा है। और मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति के 2 चरण अब तक प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। उसका एक लघु फिल्म आपके सामने प्रस्तुत भी किया था कि किस किस फील्ड में कितना कितना परिणाम आया। प्रदेश शासन का गृह विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश या कोई भी देश कभी भी समर्थ नहीं बन सकता। और उन्हें समर्थ बनाने की दिशा में नारी सशक्तिकरण का यह अभियान प्रदेश को समर्थ और स्वावलंबी बनाने की दिशा में किए जाने वाली प्रयास का ही हिस्सा है। और उसी
क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज तृतीय चरण का एक कार्यक्रम यहां पर आज भाई बहन के पवित्र पर्व राखी के त्योहार के खास मौके पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ईस्ट पटेल नगर में राखी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल चैनल कात्यायनी टीवी के चैनल हेड ललित सुमन, सुशांत भाई, राजेश्वरी बहन व शुक्ला बहन ने रक्षाबंधन पर अपने अपने विचार रखे। वहीं बहनों ने डीआईडी चीफ ललित सुमन को राखी बांधकर परमपिता ब्रह्मा कुमारी से प्रार्थना की कि भाई ललित सुमन की सभी मनोकामना पूर्ण हो और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रहने का भी आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर चांद सिंह व संजय कुमार उपस्थित थे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के संदर्भ में, जो भाई बहन का पवित्र त्योहार है। और आज हम ईस्ट पटेल नगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं और हम बात करेंगे बहन जी से, जो आज रक्षाबंधन के अवसर पर इन्होंने एक कार्यक्रम रखा। भाइयों को राखी बांधने का यह एक पवित्र त्योहार के रूप में है। तो बहन जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईस्ट पटेल नगर द्वारा जो यह कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? जी, आज कार्यक्रम रखा गया है रक्षाबंधन पर। ये रक्षाबंधन जैसे शब्द ही है कि रक्षा का बंधन। तो आज जो वर्तमान समय है उसमें किसको और किससे रक्षा की जरूरत है। वैसे हम प्राचीन समय से जो रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं कि बहन भाई को राखी बांधती है और भाई हमेशा एक वचन देता है बहन को कि मैं आपकी रक्षा हमेशा ही करूँगा। लेकिन वर्तमान समय जो स्थितियाँ हैं वो बदल चुकी हैं। आज बहन कहीं अलग है, भाई कहीं दूर है, तो आज कई बार वो भाई बहन की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो पाता है, सिचुएशन की वजह से, या कोई भी अनेक कारण बन जाते हैं। तो आज ऐसी स्थितियों को देखते हुए स्वयं परमात्मा हम सभी आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, तुम इस धागे को बांधोगे, जो राखी है जो परमात्मा ने हमें दी है, तो इस राखी के साथ मैं तुम्हारे साथ बंध जाता हूँ। तो ये रक्षा बंधन एक रक्षा सूत्र परमात्मा की तरफ से हम सभी को हम बहनें बांधती हैं और उसके द्वारा कि परमात्मा सदा ही हमारे साथ बंध जाते हैं कि जहाँ पर कोई हमारी रक्षा नहीं भी करने में समर्थ होता है, वहाँ पर परमात्मा हमारे साथ बंधे होते हैं। वो सदा तैयार हैं हमारी रक्षा के लिए। और दूसरी बात कि किससे रक्षा करनी है। आज हर एक आत्मा को रक्षा की जरूरत है, केवल बहनों को नहीं है। आज ऐसी कई घटनाएं देखने में आती हैं जहां भाइयों के साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वो भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो ये आत्मा की बात है कि आत्मा को आज रक्षा की जरूरत है। किससे? अपनी ही बुराइयों से, अपनी ही कमजोरियों से। आज इंसान सबसे जीत जाता है, लेकिन अपनी कमी कमजोरियों से कई बार हम नहीं जीत पाते हैं। अपनी ही कमियां हमें हरा देती हैं। हर कोई इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेस को पाना चाहता है, लेकिन कई ऑब्स्टिकल ऐसे होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो हमें रोक देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चे, आप उन कभी कमजोरियों को मुझे दे दो, तो तुम आगे बढ़ते जाओगे और मैं तुम्हारे साथ सदा ही रहूंगा। तो ये रक्षाबंधन परमात्मा की तरफ से आया हुआ हम सभी बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें, अपने आप को निमित्त समझकर उस परमात्मा का ये रक्षा सूत्र, ये राखी हम सभी भाई बहनों को बांधते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में सिर्फ भाइयों को राखी नहीं बांधी जाती है, बहनों को भी राखी बांधते हैं। तो इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ पर भाई या बहन की ही बात नहीं है, हम सभी आत्माएं हैं, जिसे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई किस नाते से है? आत्मिक नाते से है। तो हम सभी आत्माएं उस परम शक्ति परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा की याद में हम ये राखी बांधते हैं और परमात्मा से शक्ति लेकर के हम स्वयं समर्थ बन जाते हैं और अपने आसपास जितने भी हमारे
संबंधी हैं या कार्य करने वाले हमारे साथ हों, तो उनको भी हम शक्तिशाली बना सकते हैं और वैल्यूज को अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी मदद करें। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम बहनें ये रक्षाबंधन मनाते हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पटेल नगर की कांजी इसलिए ये भी इस पर बताएंगे रक्षाबंधन के संदर्भ में और इस सेंटर के बारे में। ओम शांति। भाई साहब ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि रक्षाबंधन का ये जो पावन पर्व है, भाई बहन का ये रक्षा की जहाँ तक बात है, तो वर्तमान समय जो परिस्थिति हम सबके सामने आ रही है, हम सब देख रहे हैं और ये भी हम सब मानते हैं कि भाई बहन भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं और बहन को ये आश्वासन देते हैं कि भाई किसी भी परिस्थिति में बहन की रक्षा करेंगे। लेकिन भाई की बहुत अच्छी विचारधारा होती है, लेकिन भाई भी अपनी ड्यूटी से बंधे होते हैं। बहन दिल्ली में है तो भाई अमेरिका में है, तो भला कैसे भाई बहन की रक्षा कर पाते हैं? क्योंकि जब शारीरिक रीति से कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई चाहते हुए भी बहन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये रक्षा बंधन हम सब आत्माएं वर्तमान समय किसी न किसी विकार, व्यसन, अवगुणों से बंधे हुए हैं। जैसे आज हम सभी मोबाइल के बंधन में हैं, आज हम सभी विकारों के बंधन में हैं और कहा जाता है कि युवा व्यसन में और नारी फैशन में बंधी हुई है, जिस कारण से आज इस विश्व का जो युवा धन है जो कि कहां से कहां पहुंच सकता है, लेकिन व्यसन और फैशन के कारण आज अपने ही बंधन में बंध करके अपने चरित्र का पतन हो गया है। भगवान शिव, परमपिता शिव परमात्मा हमें ये श्रेष्ठ रक्षा का, पवित्रता का, दिव्य गुणों का और शक्तियों का, वैल्यूज का ये धागा बांधते हैं, पवित्रता की राखी बांधते हैं। और हम सभी इस पवित्रता की राखी को बांध करके बहनें भाइयों से ये संकल्प करवाती हैं, भाई बहनों से ये संकल्प करवाते हैं कि आज के दिन, इस पवित्र दिन हम अपनी बुराई को, अपने अंदर छिपी हुई ऐसी कोई भी कमी है, कमजोरी को है, हम परमात्मा के आगे समर्पित करें और परमात्मा पिता जो ज्ञान का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो हम सबका रक्षक है, जो करण करावनहार है, आज सारी दुनिया की रक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान शिव बाबा परमात्मा पिता हम सब बहनों के माध्यम से आज पवित्र राखी बांधते हैं और हम सब परमात्मा पिता को अपनी बुराइयां समर्पित करते हैं और एक अच्छाई को अपने जीवन में धारण करते हैं और उस अच्छाई को जीवन में धारण करके और आगे बढ़ने का, अपने जीवन को चरित्रवान बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाने का हम सभी परमात्मा पिता के आगे संकल्प करते हैं और सदा सदा के लिए हमारे मन के अंदर छिपी हुई जो भी कमी, कमजोरी या मनमुटाव है उसको हम दूर करते हैं। इसीलिए कहते ये बंधन नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर परम पवित्र रक्षा का ये सूत्र है और ये सूत्र स्वयं भगवान शिव हम सब आत्माओं को अपने प्यार में, अपने स्नेह में बांध करके हम आत्माओं को सदा सदा के लिए श्रेष्ठ पावर्स देते हैं। तो मैं आप सभी को इस पटेल नगर सेवा केंद्र की ओर से, जो हमारे सुशांत भाई ने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, तो उनकी बहुत विश थी कि मीडिया के भाई बहनों को हम बुलाएं। तो सभी मीडिया कर्मी, सभी भाई बहनों को और जो भी हमारे इस चैनल को देखेंगे, और हमारे भाई साहब ने बहुत सुंदर चैनल बनाया है, कात्यानी चैनल के माध्यम से भी हम आप सभी भाई बहनों को इस पटेल नगर एवं ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू हेडक्वार्टर की ओर से भी, हरिनगर सेवा केंद्र की ओर से, शुक्ला दीदी जी की ओर से भी आप सभी भाई बहनों को
रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहो, सुखी रहो, सभी के जीवन के अंदर उमंग उत्साह बनाए रखें और सदा हर समय परमात्मा आपके साथ है ऐसा अनुभव करते हुए जीवन में सदा उमंग उत्साह बनाए रखें। यही सच्ची राखी की शुभ भावना और शुभकामनाएं हम आप सभी को देते हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। 68 प्लांट स्थापित हो चुके हैं और 65 ऑक्सीजन का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। हमारा संकल्प है कि 30 सितंबर तक बाकी सभी ऑक्सीजन प्लांट्स भी क्रियाशील कर दिए जाएंगे। तो वही ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौर में हम सब ऑक्सीजन का महत्व समझ चुके हैं। कोरोना काल में हमने अन्य प्रांतों से ऑक्सीजन मंगवा कर लोगों की जान बचाई। ऑक्सीजन के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। वह समय कभी नहीं भूल सकते जब ऑक्सीजन का मतलब था जिंदगी और देर होने का मतलब था जीवन लीला की समाप्ति। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए कटिबद्ध है। हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का महत्व कितना है। कोविड के दौरान माननीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे मंत्री साथीगण बैठे हैं। एक ही चीज थी जिसके लिए हम सबसे ज्यादा परेशान रहते थे और वो थी ऑक्सीजन। चारों तरफ से एक ही आवाज आती थी कि तत्काल ऑक्सीजन चाहिए, और ना आप रातों में सोए ना हम रातों में सोए। कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए। यहां स्पेशल टीम बनी, मंत्रीगण जुटे। ऑक्सीजन का आवंटन में प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके आशीर्वाद से होता रहा, लेकिन ऑक्सीजन हमको कहां से लानी पड़ती थी। उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगह से ऑक्सीजन के टैंकर हमको मंगाने पड़ते थे। जब ऑक्सीजन भी आवंटित हो गई तो टैंकर की समस्या, तो वह टैंकर के लिए जुटे। टैंकर कहां मिल जाए, और उनके लिए भी विशेष प्रकार के टैंकर आते हैं।
वो समय मित्रों हम कभी भूल नहीं सकते। ऑक्सीजन का मतलब था जिंदगी और देर होने का मतलब था जीवन लीला की समाप्ति। उसे दिन और रात बिना सोए उस काम में लगे रहे और तब मन में संकल्प पैदा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी वो केवल वर्तमान के लिए काम नहीं करते, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करके पहले से कैसे अब इंतजाम करें इसकी चिंता में भी लगे रहते हैं। पीएम केयर फंड से हमें सहायता मिली और मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष हो, CSR फंड्स हो। मैं आदरणीय सांसदगण और विधायकों का भी आभारी हूं। कई विधायकों ने विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट में सहयोग करने का फैसला किया और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की जा रही है। अब जहां एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था पहले, वहां 190 हम लगा रहे हैं। कई लग चुके हैं, उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। 68 प्लांट हमारे स्थापित हो गए, 65 में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया और हमारा संकल्प है 30 सितंबर तक बाकी सभी ऑक्सीजन प्लांट भी 190 क्रियाशील कर दिए जाएंगे। और जब ये 190 ऑक्सीजन प्लांट हमारे क्रियाशील हो जाएंगे तो 221 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन तो 190 ऑक्सीजन प्लांट्स में हो जाएगा। हम जितनी ऑक्सीजन लाते थे बाहर से उसकी आधी इस ऑक्सीजन प्लांट में, इन ऑक्सीजन प्लांट्स में ही हम बना लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने भी कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भर हो जाए मध्य प्रदेश। मित्रों, एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी जिसकी आज पूर्ति हो रही है। तीसरी लहर ना आए मध्य प्रदेश में, इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें पता चला है कि सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को एक टास्क दिया गया है जिसके तहत एक लिस्ट में उन लोगों को 15 लोगों के नाम दिए गए हैं जिनमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हम सभी जांच एजेंसियों का स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार है। हमें बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी को सौंपी है कि ये 15 लोग जो हैं, इनमें जो हमारे रिलायबल सोर्सेज ने हमको बताया कि इन 15 लोगों में कई नाम आम आदमी पार्टी के भी हैं। इस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस एक्शन के बारे में और इस मंशा के बारे में, कि आम आदमी पार्टी सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करती है। मोदी जी, आप अपनी पुलिस भेज लीजिए, आप अपनी सीबीआई भेज लीजिए, आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज लीजिए, आप ईडी को भेज लीजिए। आपने पहले भी सारे डिपार्टमेंट भेजे हैं, आप फिर से भेज लीजिए। हम सबका स्वागत करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम सच्चाई की राजनीति करते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। आपको जो चाहे जांच करा लीजिए हमारे खिलाफ। आम आदमी पार्टी अपनी सच्चाई की राजनीति पर डिगी रहेगी, अटल रहेगी, उससे डिगेगी नहीं। लेकिन उनका स्वागत करते हुए आपकी तमाम सीबीआई का, पुलिस का, ईडी का, इनकम टैक्स का, सबका स्वागत करते हुए हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि आपने पहले भी बहुत रेड कराई है हमारे ऊपर। खुद मेरे घर पे 2 बार सीबीआई की रेड हो चुकी है। 6-6 घंटे मेरे घर सीबीआई की रेड हुई है।
आप देश को बताएंगे कि क्या मिला उसमें, कुछ निकला उसमें, क्या नतीजा निकला उसका। सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ में 12 केस सीबीआई में दर्ज कर रखे हैं, क्या निकला उसमें। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि आपकी मर्जी है, बस हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपकी इन्फोर्सिस का स्वागत करेंगे। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ये त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे हम राखी कहते हैं। बहनें इस दिन भाई के सुखी जीवन की कामना करती है और भाई बहनों को आजीवन उनकी सुरक्षा का वचन देता है। इस बार पूरे 50 साल बाद रक्षाबंधन पर 4 विशिष्ट योग बन रहे हैं। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। बहनें सूर्योदय के बाद कभी भी अपने भाइयों को राखी बांध सकती है। ऐसे में इस रक्षाबंधन का महत्व और बढ़ जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहनों से बात की। रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं? मैम हमारे तो जैसे बहन सगी बहन नहीं है, हम अपने चाचा के लड़की से कज़न से अपने रिलेशन में अच्छी तरीके से कर मिलते हैं। हमें हमारी राखी बांधते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, अंदर में बहुत फीलिंग होती है कि कितना अच्छा लग रहा है, काश हमारी भी बहनें होती तो कितना अच्छा होता। और जब होते हैं तो बहुत अच्छी खुशी होती है, की तरह से मनाते हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों को कि अच्छी तरीके से मनाएं, कितनी और बढ़िया से रक्षाबंधन सबका अच्छे तरीके से व्यतीत हो, क्योंकि कोरोना काल में थोड़ा सा आप सब कुछ समझ रहे हैं, तो इसी वजह से ना थोड़ा अच्छा से मनाएं और इसे खुशी मिले सबको। गिफ्ट जो भी हमारे पास होता है, पैसे हैं, कुछ है, जो भी है पहले उसको हम ला के इंतज़ाम करे रहते हैं और उसी हिसाब से उसको गिफ्ट देते हैं उन्हें। कल रक्षाबंधन है, इस वजह से हमने अपने भाई के लिए स्पेशल गिफ्ट रखा है। उसको हम यूके की फ़्लाइट टिकट्स गिफ्ट कर रहे हैं। एक्चुअली उसका हम यूके में एडमिशन करा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसका सिलेक्शन हो गया है, तो हम उसको यही सरप्राइज़ गिफ्ट करने वाले हैं। और उसके लिए अच्छी सी ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी रखी हुई है कल के लिए। राखी गिफ्ट है, सॉरी। वैसे तो बोलते हैं स्पेशली लड़कियों के लिए होता है, पर कल तो ये आपके भाई के लिए। नहीं, हमारे लिए बस ये है कि वो हमें गिफ्ट दे रहा है, बट हम भी उसके लिए गिफ्ट यही प्लान करें सरप्राइज़ में। हमारी मम्मी की साइड में पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, हमारी मम्मी के घर पे, वहीं पे सब लोग इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। और हम लोग अपने भाइयों के लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं। स्वीट्स, आजकल स्वीट्स कम खाते हैं, तो चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स या कुछ और गिफ्ट, जैसे मतलब एज वाइज जैसे भी होता है उस हिसाब से लेके जाते हैं। बाकी मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर बार ही देते हैं, जैसे मौका होता है उस हिसाब से कर लेते हैं। मैं तो खैर बाहर से आई हूँ, तो मैं अपने भाई के लिए स्वीट्स लेके आई हूँ स्पेशली चेन्नई से। और क्या कहते हैं, यही ड्राई फ्रूट्स, उसको थोड़ा लिक्विडी रसमलाई वगैरह बहुत पसंद है, तो ये तो मैं देना ही देना है। और राखी वगैरह मैंने यहाँ से लेके, मैंने बहुत दिनों में बनाई है, तो मेरे को यहाँ से खरीदारी करने में भी मज़ा आ रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के बीच में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। मेरा भाई मेरे से काफ़ी छोटा है, तो उसे मोबाइल गेम मतलब कि गेम में बहुत शौक है, तो मेरा फ़ोन रखा रहता है, वो गेम खेलने लग जाता है। मैंने सोचा मैं उसे एक मोबाइल सरप्राइज़ गिफ्ट करूं, उसे बहुत खुशी मिलेगी, तो बस मैं उसे फ़ोन गिफ्ट करने वाली हूँ कल रक्षाबंधन पे। पिछली बार मैंने उसे सिंपल राखी बांधी थी और चॉकलेट बॉक्स दिया था, इस बार मैं उसे फ़ोन गिफ्ट करने वाली हूँ। मैम मैं पूछना चाहूँगी, आपकी जॉब ऐसी है तो आपको जैसे कि कल के टाइम पे ऑफ वगैरह? मेरी एक्चुअली चालान में ड्यूटी है, मार्क्स चालान में, तो फिर मेरे को हॉलीडे तो नहीं मिलेगी, बल्कि शाम की इवनिंग की शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर मैं इवनिंग में आ सकती हूँ। सुबह मॉर्निंग में फेस्टिवल मना के इवनिंग में मैं आ सकती हूँ। मैडम सेलिब्रेशन इस बार थोड़ा सा रहेगा सैड, क्योंकि मेरे दोनों भाई बाहर हैं और ऑफिस की वजह से नहीं आ पा रहे, बट ये मेरे कज़न्स हैं, तो मैं उनको राखी बांधूंगी और वही सुबह 7 बजे उठ के। और हमारे यहाँ पे रिवाज है कि जैसे कई लोग खाना खा लेते हैं, कई बहनें, लेकिन हमारे यहाँ सुच्चे मुँह बांधते हैं, तो उनको राखी बांधूंगी। गिफ्ट्स वगैरह रहे कि उनके लिए भी मैं गिफ्ट्स लेती हूँ,
तो वो गिफ्ट्स वगैरह उनके लिए जो उनकी विश, कभी कभी कह देती हूँ जो लेना है तुम्हें ले लो, लाइक बड़े हो जाएं तो फिर समझ नहीं आता कि कैसे करें। तो बस ऐसे ही जो छोटे कजन्स हैं उनके लिए टॉयस वगैरह लिए हैं, कुछ क्लोथ्स लिए हैं। बाकी ऑनलाइन बांधेगी, उनको जो बाहर हैं उनकी राखी ले ली है, बट उनको लैपटॉप्स वगैरह आजकल बस यही वीडियो कॉलिंग्स वगैरह का बेनिफिट्स है, तो उनके थ्रू मैं उनको बांधूंगी। तो भाई को जो भाइयों हम सारे इकट्ठे, मम्मी के घर इकट्ठे सारे होते हैं, वहाँ सारी बहनें इकट्ठी हो जाती है बाहर से। हम तो 7 बहनें हैं जैसे, तो सारे एक साथ आके बांधते हैं और काफ़ी अच्छे से भाइयों के लिए भी गिफ्ट लेते हैं। भाई हमें अच्छे से गिफ्ट देते हैं। भाई है एक। मैम आप भी गिफ्ट लेती भाइयों के लिए? बिल्कुल, भाई सबसे छोटा है, हम बहनें सब बड़ी हैं तो उसके लिए तो हमेशा ही चलता है शुरू से ही। शुरू से गिफ्ट देते अपने रक्षाबंधन? शुरू से। सेलिब्रेशन तो ऐसे होता है जैसे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, भाई को गिफ्ट तो बनता ही है। वो इसलिए क्योंकि भाइयों का ये एक ही त्यौहार होता है, एक रक्षाबंधन और एक भैया दूज। उसमें वो बहनों से ले सकते हैं, बाकी दिनों में तो भाई देते ही हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाइयों का वो दिन होता है और बहनों का भी होता है लेने का। उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, चाहे भाई बड़ा हो चाहे भाई छोटा हो, गिफ्ट देना बनता ही है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको गिफ्ट क्या देते हैं, क्या सोचकर देते हैं कि मेरे से बड़ा है या छोटा है। इसमें बड़ा छोटे का कोई त्यौहार नहीं है, इसमें ये भाई और बहन का त्यौहार है। तो हम लोग तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो अपने भाई को हर बार गिफ्ट देती हूँ और उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ कि मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। वो तो उसका फ़र्ज़ है, वो देगा ही देगा। मैं जबकि उससे बड़ी बहन हूँ पर वो मुझे देता है। वो छोटा है मेरा, तो छोटा भाई तो देखो बेटे समान होता है, तो देना भी बनता है। अगर बड़ा होता मैं तब भी देती। यही है, जो भी सामान आज लेके आए हैं, बेटियाँ बहनें कल आएंगी, सब बच्चे खाएंगे, इकट्ठे पी के मौज मस्ती करेंगे, शाम को चले जाएंगे गुड्डी उड्डी उड़ा के। और भी तो आप मतलब बहनों के लिए गिफ्ट भी लाएं? गिफ्ट कैश ही दिया जाता है जी आजकल। देखिए गिफ्ट नहीं होता, गिफ्ट बच्चों के लिए होता है जो नए पैदा होते हैं उनके लिए है कि जो बनाना पड़ेगा ना, घर का खाने लंच तो करेंगे आएंगे तो। अपने घर में तो भाई होते हैं तो बहनें हंस कर आती हैं। आजकल कोविड की वजह से जैसे कज़न्स वगैरह हैं तो एक जगह गैदरिंग होती थी, अब गैदरिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटियां अपने घर ही आएंगी और कज़न्स को बाय पोस्ट भेजेंगी और भाई के साथ अपने घर में सेलिब्रेशन करेंगी। अब जैसे माँ है, सब चीज़ें बना के रखती है, बेटियों की शौकीन है, जो खाने की वो सब चीज़ें बनाती है अपने बच्चों के लिए। और वो बच्चे आते हैं तो सब खुशी से अपनी बहनों को राखी बांधते हैं और गिफ्ट देते हैं। और बहनें भी भाई के लिए अच्छी अच्छी गिफ्ट लाती हैं, जैसे उनके खाने के हिसाब से चॉकलेट्स वगैरह आजकल फैशन में भी है और लोग मिठाइयों से अलग होकर चॉकलेट वगैरह खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, वही लाती हैं बहनें। कोई शर्ट देता है, कोई पैंट देता है। इस प्रकार बहनें अपने भाइयों का शगुन करती हैं और उनकी दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी ओणम की बधाई, बोले देश को प्रगति पर ले जाने का ले संकल्प। काबुल से रवाना हुआ भारतीय वायु सेना का एक और विमान, 85 भारतीयों को सुरक्षित लाया भारतीय वायु सेना का C-130J विमान। सोशल मीडिया पर तालिबानी का समर्थन करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 भूकंप का केंद्र गुजरात के धोलावीरा के पास था। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को DGCI ने दी भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी। त्रिपुरा में कांग्रेस को लगा एक और झटका, त्रिपुरा में अध्यक्ष का पद संभाल रहे पीयूष कांति बिस्वास ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 34,457 नए मामले, तो वहीं 375 लोगों की कोरोना संक्रमण से गई जान। दिल्ली में अगस्त के महीने में हुई रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश, सड़कों में जल जमाव से लगा घंटों लंबा जाम। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गरमाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार प्रतिनिधि मंडल के 11 सदस्य 23 अगस्त को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात।
राष्ट्र सर्वप्रथम